अब तो लगा लो हेडफोन्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंग्री मास्टर जी। मैं हूं आपका दोस्त द बैक बेंच टीचर और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हिस्ट्री क्लास 9 की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है। हिस्ट्री को लेकर बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान रहते हैं कैसे अच्छे मार्क्स सिक्योर करें, तो आज मैं आपको प्रो टिप्स देने वाला हूं किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं। तो आप मेरी ऑडियो को ध्यान से सुनिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले हमें पता होना चाहिए रेवोल्यूशन क्या होता है। रेवोल्यूशन कहते हैं एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब है क्रांति। तो क्रांति कैसे आती है? जब डोमिनेंट और सप्रेस्ड दो या दो से ज़्यादा ग्रुप के बीच में मतभेद चल रहे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, कंट्रोवर्सी चल रही होती है। ठीक है। तो डोमिनेंट ग्रुप जो है वो हमारा किसी भी तरीके से हो सकता है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रेशियल, सेक्सुअल। ठीक है ना। ये होते हैं हमारे डोमिनेंट के टाइप्स। और अगर बात करें हम सप्रेस्ड की, तो जो सप्रेस्ड ग्रुप होता है हमारा, वो होता है पुअर इन एनी एस्पेक्ट। पुअर एट एनी एस्पेक्ट, किसी भी तरीके का पुअर इंसान, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, रेशियली हो या सेक्सुअली हो। ठीक है ना। तो सप्रेस्ड हो जाता है वो। तो इसके बाद देखिए, अब फ्रांस में क्या सीन चल रहा था मैं आपको वो बताता हूँ। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में भी दो ग्रुप्स थे हमारे। एक डोमिनेंट था और एक सप्रेस था। डोमिनेंट में कौन कौन से लोग थे और डोमिनेंट में किस तरीके के लोग थे? डोमिनेंट में थे हमारे क्लर्जी और नोबलमैन। ठीक है। क्लर्जी कौन थे, नोबलमैन कौन थे, ये आगे पढ़ेंगे। सप्रेस जो थे वो हमारे थे पीजेंट्स, लॉयर्स, आर्टिसंस, मेसन्स, पब्लिक ऑफिशियल्स। ये थे हमारे सप्रेस्ड ग्रुप के लोग। आई होप आपको रेवोल्यूशन समझ में आ गया होगा। नहीं। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। चलिए बात करते हैं टेक्स्ट बुक के बारे में। ठीक है ना। तो टेक्स्ट बुक आप ज़रूर पढ़िए, टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं आएगी। ठीक है ना। तो देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो हमारा पीरियड था, 10 ईयर्स का पीरियड था, जो 14 जुलाई 1789 से लेकर 1799 तक चला है। ठीक है ना। अब ये जो था, ये पीरियड कैसा था हमारे टेक्स्ट बुक में, देखिए किस तरीके से डिपिक्ट करा गया है। तो टेक्स्ट बुक में बताया गया कि मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 में जो भी पेरिस की सिटी थी वो बहुत अलार्मिंग स्टेट में थी। वहाँ पर लोग गैदर्ड होना शुरू हो गए थे, मीन्स गैदरिंग होने लगी थी लोगों की, और लोग स्टॉर्म कर रहे थे, बुरी तरह से जमा हो रहे थे एक जगह पर। तो लुइस 16 उस टाइम बोला, कि तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पर चले आए। ठीक है। तो वहाँ बेसेटाइल के बाहर जब गैदर होने लगे लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में, पीजेंट जो थे हमारे, जब गैदर होने लगे तो वहाँ पर किंग ने ओपन फायर के ऑर्डर दे दिए थे। ठीक है। बेसेटाइल क्या थी? हमारी एक प्रिजन थी जो कि डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग के लिए स्टैंड करती थी। ठीक है ना। अब ये डेस्पोटिक रूलर्स कौन थे हमारे? लुइस 14 और लुइस 15। ये जो थे अपनी मनमानी करते थे, अपना अपना मतलब किसी की सुनते नहीं थे। और हमारे जो लुइस 16 था फिर भी थोड़ा सा ओपन माइंडेड था। ये एब्सोल्यूट मोनार्क थे हमारे लुइस 14 और लुइस 15। अब ये जो थे बेसेटाइल को आकर तोड़ देते हैं, उसके गेट्स तोड़ते हैं, कमांडर को मार डालते हैं उसके बाद वहाँ पर क्या करते हैं, जो प्रिजनर्स होते हैं उनको रिलीज़ कर देते हैं, सेट कर देते हैं फ्री एकदम, मतलब बाहर 7 ही प्रिजनर्स होते हैं हालांकि अंदर, लेकिन फिर भी उनको फ्री छोड़ देते हैं। ठीक है ना। अब वहाँ की जितनी भी स्मैश करने के बाद वेसेटाइल को जो भी ब्रोकन पार्ट्स होते हैं उसके, उनको उठाकर एक एक करके प्रिजर्व करते हैं और रख लेते हैं, ताकि ये यादगार रहे कि हमने डेस्पोटिक पावर को नीचे गिराया था, क्रूल रूल को नीचे गिराया था हमने। ठीक है ना। वेसेटाइल के बाहरी क्यों इकट्ठे हुए और उसका फोर्ट्रेस क्यों नहीं तोड़ा, किंग का फोर्ट्रेस पे अटैक क्यों नहीं करा, क्यों वहाँ पर गैदर्ड हुए थे लोग? तो देखिए, बहुत ज़्यादा प्राइसेस ऑफ ग्रेन्स बढ़ गए थे, फूड प्राइसेस बहुत हाई हो गए थे, जिसकी वजह से बेसेटाइल के अंदर जो था वो होर्डेड एम्यूनिशन भरा हुआ था। होर्डेड एम्यूनिशन क्या होता है? सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स इन एडवांस। एडवांस में जो फूड सप्लाई होती है वो भरी हुई होती है फूड ग्रेन्स की। ठीक है ना। तो वो बेसेटाइल के अंदर भरी हुई थी, इस वजह से लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे उसे लूटने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं उसके बाद क्या हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वो सिर्फ एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं था। जैसे आप एग्ज़ाम से पहले 1 महीने पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, सोचते हैं अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो
उस तरीके का कुछ नहीं था। लोग सालों से मेहनत कर रहे थे, लोगों की मेंटालिटी सालों से चेंज होती चली आ रही थी, क्योंकि मोनार्क का रूल, डेस्पोटिक पावर्स, वॉर्स, फूड ग्रेन्स के प्राइसेस हाई होना, टैक्स बढ़ जाना, ठीक है। तो इसकी वजह से ये कॉन्सिक्वेंस सिर्फ एक सिंगल इवेंट का नहीं था, बल्कि चेन ऑफ इवेंट्स थी, ठीक है ना। ये आप एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे, ठीक है ना। तो ये जब आप पूरी बात डिस्क्राइब करेंगे कि चेन ऑफ इवेंट्स क्या थी, जैसा मैंने अभी बताया ऑडियो में, तो आपको इससे अच्छे मार्क्स गेन हो सकते हैं, ठीक है ना। अब लोग प्रोटेस्टर्स के क्यों बाहर आए थे, क्यों गैदर होने शुरू हो गए थे। प्रोटेस्टर्स जो थे, उन्हें लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी की ज़रूरत थी। जो स्टेट्स में डिवीज़न था ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट में, तो ये लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी ही डिमांड होती है हमारे रिवॉल्यूशन की, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। तो देखिए, कॉजेज़ बहुत सारे होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, बहुत ज़्यादा कॉजेज़ होते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में। देखिए, हमें सबसे पहले पढ़ने को मिलेगा सोशल कॉज हमारा। तो सोशल कॉज में देखिए, हम आपको बताते हैं कि जो हमारी सोसाइटी थी, फ्रेंच सोसाइटी, वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट में क्या होता था, सेकेंड स्टेट में क्या होता था, थर्ड स्टेट में क्या होता था, और ये क्या थे। फर्स्ट स्टेट, ये डिवीज़न्स थे जो कि इकोनॉमिक बेसिस पर करे गए थे, ठीक है ना। इकोनॉमिक बेसिस के डिवीज़न्स थे, मतलब रईस लोग ऊपर, गरीब लोग नीचे। तो फर्स्ट स्टेट में हमारे आते थे क्लर्जी, ठीक है ना, जो कि हमारे होते थे पोप, बिशप्स, प्रीस्ट, चर्च ओनर्स, जितने भी होते थे वो हमारे आ जाते थे क्लर्जी में, उनको हम लोग बोलते हैं क्लर्जी, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड स्टेट हमारा। तो सेकंड स्टेट में आते थे नोबल मैन, ठीक है, जो कि नोबल होते थे बाय बर्थ, पैदाइशी नवाब, नवाबजादे, ठीक है ना। ये लोग होते थे नोबल मैन, लैंडलॉर्ड्स। थर्ड स्टेट में हमारे आते थे हमारे आपके जैसे लोग, ठीक है ना, जो मीन्स धल्ले घूम रहे हैं ऐसे ही, ठीक है ना। तो वो लोग आ जाते थे थर्ड स्टेट में, बल्कि हमारे आपके जैसे तो थे नहीं, वो हमसे ज़्यादा मेहनत करने वाले थे, वो रिवॉल्यूशनरी थे, ठीक है ना। हमसे ज़्यादा मेहनत क्यों करते थे, और कौन लोग थे ये, कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग, ठीक है। तो ये हैं पीजेंट्स हमारे, ये हैं लॉयर्स, ये हैं आर्टिसंस, मेसन्स, पब्लिक ऑफिशियल्स, ठीक है ना। तो ये लोग हैं, और ये हम ज़्यादा काम क्यों करते थे, क्योंकि प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स हाई थे, इनको टैक्सेस देने पड़ रहे थे, फिर भी इन्हें फैमिली चलानी होती थी। तो इसी के साथ हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है, और जल्दी ही मैं पार्ट सेकंड लेकर आऊँगा फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और इसी तरीके से आगे भी आप देखना चाहते हैं, मज़े लेना चाहते हैं पढ़ाई के साथ, तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए प्लीज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।